इसका कलर कहाँ से चेंज होता है? यहाँ से? अच्छा ठीक, अब ठीक है ना। तो आज इकोनॉमी के दो सेक्टर को कवर करेंगे। पहला एक तो आपका सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलेंगे, और आपका टर्सरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र बोलेंगे। तो जो चैप्टर नंबर हमारा 7, चैप्टर नंबर 7, फिर पतला वाला होगा। इसी में नहीं आ रहा है, ठीक ठीक। अरे ठीक, चैप्टर नंबर 7, मैन्युफैक्चरिंग बोलता हूँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटी आते हैं, चलिए बताइए। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग आएगा? माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग अब सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। बिकॉज माइनिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करके उसको डाल रहे हैं, रॉ फॉर्म में नहीं आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग वही है, आप ले रहे हो क्या, आलू खरीद रहे हो, काट रहे हो, भूंज रहे हो, तल रहे हो, चिप्स बना के भेज रहे हो, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो एक मतलब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट में, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इकोनॉमी सर्वे में, इसमें इसने थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग में हमने जब डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि बाकी प्राइमरी सेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, रेजिलियंट है, बट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। तो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्होंने ग्लोबली कुछ चीज़ें बात की, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे मान के चलिए इस चैप्टर में, मतलब पहले ये बता दूँ, इस चैप्टर में बेसिकली इंडस्ट्री के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण पे ज़्यादा ध्यान दिया है। इकोनॉमी सर मैंने मतलब मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, क्या चैलेंजेस है, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर वैसे भी ग्रो करेगा। चलिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मान के चलिए कि आपको इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, मोबाइल बनाने के लिए आपको क्या 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 सेटअप करना है, फैक्ट्री। तो आपको कौन कौन सी चुनौतियाँ या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? कैपिटल होगा तभी तो बिजनेस आएगा, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने? कैपिटल तो सबका, स्किल्ड लेबर, ठीक है, और ठीक है, कंपोनेंट्स, और और गवर्नमेंट रेगुलेशन, वही नियम कानून। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, यानी कि जो डिपेंड करता है बेसिकली मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि विनिर्माण में,
उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे अगर आपको एक मोबाइल बनाना है तो मोबाइल के लिए भी आपको कंपोनेंट्स यानी कि जो उसके स्पेयर पार्ट हैं, जैसे सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं, वो सब क्या करने पड़ेंगे, आपको आयात करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं बाहर से। तो सबसे पहली बात तो आपको इंपोर्ट का प्रॉब्लम है, कंपोनेंट आपको नहीं मिलते हैं, बेसिकली इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया में हम बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं हुआ यहाँ का, सप्लाई चेन वैसा हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। सप्लाई चेन यानी कि आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसमें हमारा कहीं ना कहीं बाधा है, तो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है। और तीसरा आपने क्या बोला कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी क्या है, थोड़े हेक्टिक है, जिसके कारण आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, ये आपने बताया, जनरल सी बात है। तो इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों से जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या इंडस्ट्रीज है उन्होंने कैसे डील किया, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या रिफॉर्म आए। तो बेसिकली इसमें पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसी का, इस चैप्टर का पहला जो पार्ट पढ़ेंगे, पहला पार्ट है वो है ग्लोबल इंडस्ट्रियल ट्रेंड। ग्लोबल इंडस्ट्रियल ट्रेंड यानी कि वैश्विक उद्योग का जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम वैश्विक स्तर पे इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या ट्रेंड है, वो देखेंगे। उसमें इंडिया का क्या रोल है अभी। तो बेसिकली जो वर्ल्ड का टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है मतलब ग्लोबली जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें इंडिया का केवल और केवल 2.8% की भागीदारी है। कितने? 2.8% की भागीदारी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। किसमें? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में कितना? 2.8%। कंपेयर टू वहीं पे हम देखें, ठीक है, आप बोल रहे हो सर ठीक है, ग्लोबली अगर देखें तो 2.8 क्या दिक्कत है ठीक है, उतना है तो है। लेकिन वहीं पे हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, इसका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में वही कितना? 28.8% हिस्सेदारी है। अब लग रहा है कि सर ठीक है 2.8, नहीं नहीं, 10%, 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, मतलब हम कितने पीछे। वहीं पे आईएमएफ ने ये एक ऑब्जर्वेशन, आईएमएफ ने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है अब धीरे धीरे डेवलप नेशन से डेवलपिंग नेशंस यानी कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है जैसे इंडिया, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है, जो हमारे लिए अच्छी बात है कि जो इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, जो देश अब विकासशील हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहाँ डाइवर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहाँ डाइवर्ट हो रही है। तो इससे सीधी सीधी बात है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो इंडस्ट्रियल जो ट्रेंड चल रहा है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत कम है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलपिंग नेशंस की तरफ आ रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कितना उनको आकर्षित कर सकें, हम उनको कैसे आकर्षित कर सकें, ये हम पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब आप बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है?
इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई एम्प्लॉयमेंट भी वही प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट भी वही देगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था आज़ादी के समय, जब बड़े बड़े भाखड़ा नांगलबाद भी, भिलाई स्टील प्लांट ये सब बन रहे थे, क्या बोला था? कुछ वर्ड बोला था उन्होंने, एनसीईआरटी में भी दिया है, बहुत सारी चीज जगह में दिया है कि ये जो उद्योग हम बना रहे हैं वो आने वाले नए भारत के मंदिर हैं, बोले थे ना, दिस ऑल आर द टेम्पल्स ऑफ द न्यू मॉडर्न इंडिया। तो भाई आप देखो कि जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी कंट्रीज लड़े, सबके पास इंडस्ट्री अच्छी थी, क्योंकि वो अग्रेरियन कंट्री से लेके एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री तक पहुंच गए थे, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। लेकिन ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी बहुत सारे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ग्लोबली, उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। लास्ट ईयर हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े। एक दो रीजन तो आप खुद जानते हैं। पहला तो वही जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वही वैश्विक स्तर पे क्या तनाव था, है ना, प्रतिबंधित व्यापार के नियम थे, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड था, चाइना और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसके चलते। ये 2 पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद और एक चीज़ इसमें इकोनॉमी सर्वे में बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपोनेंट्स ये रहते हैं, जो मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उससे कंपोनेंट चाहिए रहते हैं, जैसे कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसके पार्ट्स जो चाहिए रहते हैं। कंपोनेंट्स ही क्या थे, जो प्राइस थे वो बढ़े हुए थे। क्यों? ड्यू टू द इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन। ग्लोबल इन्फ्लेशन ने क्या है, कंपोनेंट्स के पार्ट बढ़े, उसके प्राइस ज़्यादा थे, जिसके कारण क्या बहुत सारे देश इंपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, खरीद ही नहीं रहे थे। ठीक। और दूसरा उन्होंने एक और कारण दिया जो हम भी आज के डेट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो लोग हैं वो धीरे से क्या, कंज्यूमर गुड्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस गुड, इसमें बताया कि कंज्यूमर जिसमें उपभोक्ता वाले वस्तुओं से ज़्यादा एक्सपीरियंस गुड्स यानी कि सेवाओं में ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे। हम वस्तु खरीदने में तो पैसा ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में। आप बेयरली कितने महीने में कितने बार, आप साल में कितने बार कपड़े खरीदते होंगे? जब त्यौहार आता होगा तभी, हाँ कि ना? आप क्या हमेशा कुछ नया अपने लिए कुछ वस्तु सामान खरीद रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स का रिचार्ज खत्म हो गया तो अगले महीने तुरंत रिचार्ज कर रहे हैं। अभी आईपीएल आ रहा है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, जियो सिनेमा, जियो तुरंत वो कर लेंगे, हॉटस्टार, हाँ कि ना? हाँ कि ना? भाई आप रेयरली ही आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, आप जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर करा रहे हो, हाँ कि ना? तो मतलब लोग क्या है, अब धीरे धीरे चीज़ें, मतलब कंज्यूमेबल गुड्स जो है, जो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी डिमांड ना करके क्या कर रहे हैं, सेवाएं, एक्सपीरियंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि पहले क्या, पहले हमको एक्सपीरियंस करना था, क्रिकेट खेले निकल गए, बैट बॉल भाई कम से कम हम किसी गुड्स को यूज़ तो कर रहे हैं। आज मैंने बोर हो रहे हैं, मोबाइल में खेल ले रहे हैं, तो वो चीज़ें चेंज तो हो रही है। हम वही, ये केवल इंडिया का बात नहीं है, ये बाहर के लोग भी वही कर रहे हैं। तो एक चैलेंज ये बताया कि लोग कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि उपभोग वाली वस्तुओं से किस में चले गए हैं, एक्सपीरियंस यानी कि सर्विस सेक्टर पे। सर्विसेज के जो गुड्स है यानी कि जो एक्सपीरियंस गुड्स है, जो सेवा प्रदान करती है, उन वस्तुओं पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ नहीं रही है। तो अगर इसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रोड्यूस कर पाएगा नहीं, सीधी सी बात। तो यहां पे समझ में आ गया ग्लोबल ट्रेंड कैसे चल रहा है। अभी इंडिया का सिनेरियो क्या है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, और ग्लोबली चैलेंज क्या है, जो इकोनॉमी सर्वे ने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाना है ग्लोबली, तो इंडिया क्या क्या कदम उठा सकता है? सोचो।
अगर ठीक 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 और हाँ, तो एक्सपोर्ट तभी करेंगे ना जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। मैंने क्या बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये ट्रेंड देखा गया, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो हम हमको इनको अट्रैक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? मैंने क्या बोला कि हम सेमीकंडक्टर अभी भी वो क्या कहाँ से मंगा रहे हैं? चाइना से मंगा रहे हैं, चिप्स मंगा रहे हैं। क्यों ना हम रिसर्च डेवलपमेंट अपना इंक्रीज करें, हम खुद बनाए, है ना? अनुसंधान पे हम पैसा निवेश करें। हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे विदेशी कंपनियाँ? क्यों? हमारे यहाँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद उनके लिए रेजिलियंट नहीं है। तो क्यों ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें? कल वही तो डिस्कस किया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ कि ना? और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन में रिफॉर्म आना चाहिए, डी रेगुलेशन। ये 3-4 चीज़ें हैं, लिख दो आंसर में, आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछा तो ये सीधी सी बात है, वही चीज़ सोचना है। हमको ये सोचना है कि अगर मेरे को किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी बिजनेस को अट्रैक्ट करना है, तो मेरे को क्या क्या रिफॉर्म लाना चाहिए, उसमें क्या क्या दिक्कतें ना हो। जहाँ पे सुख सुविधा मिलेंगी वहीं तो आदमी बिजनेस लगाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड देखने के बाद इकोनॉमिक सर्वे ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ट्रेंड यानी कि घरेलू औद्योगिक प्रवृत्तियां, उनके बारे में डिस्कस किया। पार्ट 2 में क्या डोमेस्टिक लेवल पे इंडस्ट्री का क्या हालात है वो उन्होंने डिस्कस किया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ट्रेंड यानी कि घरेलू उद्योग की प्रवृत्तियां जो है उनके बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.2% का ग्रोथ रेट देखा गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कितना? 6.2% का ग्रोथ रेट देखा गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। लेकिन इसी के सेकेंड क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में, ये क्वार्टर में भी डिवाइड रहता ना, कितने महीने? 3 महीने। तो जो सेकेंड क्वार्टर था फाइनेंशियल 25 का, जो सेकेंड क्वार्टर था, उसमें ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जा रहा था। उसके पीछे इन्होंने रीजन दिया कि पहली बात तो ग्लोबली जो था डिमांड वो था ही नहीं, ग्लोबल डिमांड था नहीं। क्या नहीं था? ग्लोबल यानी कि वैश्विक मांग थी नहीं, डिमांड घटी हुई थी। वैश्विक डिमांड जो थी वो घटी हुई थी। वैश्विक डिमांड जब घटी हुई थी तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते कैसे? किसके पास सामान भेजते? आप बोल रहे हो सर हमको पढ़ना नहीं, तो पढ़ा के क्या करूँगा? भाई डिमांड होगा तभी तो, आपको इकोनॉमिक्स का डिमांड है तभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तभी तो मेरे को क्लास दिया गया है। अगर आप बोलोगे हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है तो कल से क्या वही ना? तो ग्लोबली डिमांड जनरेट ही नहीं हो रहा था, तो क्या अब प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? सेकेंड क्वार्टर में उन्होंने और एक चीज बताया कि एक्सेसिव मॉनसून के कारण, एक्सेसिव मॉनसून यानी कि भारी वर्षा के कारण, मॉनसून क्या हुआ? माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जो एरिया था मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। एक बात मतलब, पानी गिर रहा, आदमी माइनिंग करने थोड़ी ना जाएगा। फिर वही ये काला पानी देखे हो मूवी अमिताभ बच्चन का? नहीं देखे होंगे। फिर कोयले खदान में वो घुस जाएंगे, वहां से फिर वो पानी भर जाएगा, फिर वहां मर जाएंगे। कौन जाएगा पानी में? अभी घर बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहा, पानी आया पूरा सीमेंट भर गया। तो क्या कंस्ट्रक्शन वर्क और जो माइनिंग वर्क थे मॉनसून के कारण, एक्सेसिव मॉनसून के कारण क्या हो गए थे? अफेक्टेड थे। और इस स्लो डाउन के पीछे एक और रीजन दिया जो प्रीटी क्वाइट नॉर्मल है, वो होना भी चाहिए, मतलब हम भी उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो
हर महीने में ना फेस्टिवल चेंज होते रहता है। अब तो बहुत सारे त्यौहार हो गए, पहले तो बहुत लिमिटेड त्यौहार होता था, लेकिन अब बहुत सारे त्यौहार हो गए। अगर हम तो करोगे तो हर छोटा छोटा त्यौहार मनाया जाता है, और हर छोटे छोटे त्यौहार में रैली निकल जाती है कि नहीं। अब तो बर्थडे को भी लोग त्यौहार के रूप में मनाने लगे। तो क्या ये बदलते त्यौहारों का जो ट्रेंड है, अभी अभी न्यू ईयर गया था, अभी वसंत पंचमी गई थी, अभी अभी क्या महाशिवरात्रि आ रहा है, महाशिवरात्रि के बाद होली आ जाएगा। तो लोगों का डिमांड है ना चेंज होते रहता है, स्विच होने लगता है, समझ रहे हो। अभी मेरे को ये चाहिए, अगले दिन खत्म, दूसरा 26 दिन आया था झंडा खरीदेंगे, झंडा खरीदेंगे। 27 जनवरी को कौन झंडा खरीदे बताओ मेरे को। तो वो क्या, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि फेस्टिवल जनरली जो फेस्टिवल के चेंजेस होने के कारण ह्यूमन नेचर क्या है, फेस्टिव के चेंज होने के कारण लोगों के डिमांड का ट्रेंड भी चेंज होने लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग को समझ आता है कि अभी इसको क्या चाहिए, अभी इसको काजू कतली चाहिए, अभी इसको सोन पापड़ी चाहिए, अभी इसको रसगुल्ला चाहिए, क्या बनाऊं। तो वो डाइवर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, वो डिस्टर्ब करता है, वो उनको भाई समझने वाली बात है ना, क्योंकि लोगों का डिमांड का तरीका आज, और आप सीधी सी बात है, अब फेस्टिवल्स में लोग उतना डिमांड नहीं कर रहे हैं। जैसा पहला डिमांड था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, अब डिमांड नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब क्या लोगों के अंदर ऐसा हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। दिया खरीदे थे पहले, चलो मान के चलो कल पहले दिया 10 दिया लगाए थे, हाँ ठीक है 5 दिया में ठीक है नहीं पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत। तो वो क्या लोगों का एक माइंडसेट फेस्टिवल के सीजन के चेंजेस के कारण क्या हो गया है कि वो, अब वाली बात तो पैसे भी थे नहीं, पैसे होते तो फिर करते। मेरी मम्मी को बोली अभी लास्ट टाइम कपड़ा खरीदे, बोलता हो गया साल भर कपड़ा मत खरीदना, ठीक है ना मम्मी खरीद साल भर का मत, तो डिमांड नहीं रहेगा तो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि फेस्टिव्स के चलते, यानी कि त्योहारों के चलते बदलते डिमांड को उन्होंने देखा, जिसके कारण सेकेंड क्वार्टर में ही बस क्या हुआ था, स्लो डाउन हुआ था, एक धीमी गति देखी गई थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 6.2% के रेट से क्या हुआ था, ग्रोथ। अब इसी में इन्होंने पहला तो ये बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या ट्रेंड है हमारे डोमेस्टिकली, फिर उसी में इन्होंने डिस्कस किया कि स्टेट वाइज, राज्यवार इनकी क्या क्या मतलब स्टेट वाइज क्या परफॉर्मेंस रहा, बाकी स्टेट्स का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा। नोट करते जाएंगे, लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस। हिंदी में लिखेंगे राज्य स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शन। लिखेंगे लीडिंग स्टेट में, प्रमुख राज्य में नाम लिखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये जो चारों स्टेट हैं कौन कौन से, आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये टोटल मिला के इंडिया का 43% मैन्युफैक्चरिंग ओन करते हैं। 3% औद्योगिक उत्पाद में इनका, 43% औद्योगिक उत्पाद में बस इन 4 राज्यों का योगदान है, केवल इन 4 राज्यों का। फिर लिखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, हिंदी में भी लिखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तमिलनाडु और गुजरात, तमिलनाडु और गुजरात टॉप अचीवर थे, शीर्ष के राज्य रहे, ठीक। और जिन्होंने चैलेंज फेस किया, जो पिछड़े हुए थे, चुनौतियां बनी रही, चैलेंज लिख लेंगे इंडस्ट्री, मतलब हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में चैलेंज बना रहा किन के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य और बिहार,
और बिहार। क्यों इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ के सबसे पहले उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं है, और दूसरा आपका क्या है, आपका पॉलिसी बेटर नहीं है। भाई नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के साथ हमारा वो हुआ तो हमको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वो ना कहीं इफेक्ट तो हुआ है। क्योंकि इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को क्या जोड़ता है? मुर्गी, चिकन नेक। हम लोग वैसे याद कर देते हैं मुर्गी, चिकन नेक। भाई चिकन नेक से आप कितना ही ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस किया था कि कलकत्ता से ढाका, ढाका से फिर आपको कौन सा आपका मणिपुर इधर है, अगरतला, त्रिपुरा, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, अगरतला ना, हाँ। तो कलकत्ता, ढाका, फिर अगरतला के बीच में एक हाईवे बनेगा, तो उससे तो हमारे लिए फ़ायदा होता ना। लेकिन अब तो वहाँ तो भारत को लोग मन करता है, मैं रहता ना प्रधानमंत्री, निपटा दो पूरा, ले आओ वापस, कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी और वो हमको आज वो कर रहे हैं। ठीक, तो पूर्वोत्तर राज्य और जो बिहार जैसे राज्य हैं उनको क्या करना पड़ा? चुनौतियाँ। यहाँ पे आप एक स्टार मार्क लगा लेंगे और लिखेंगे BRAP। BRAP यहाँ पे एक प्लान के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है इकोनॉमी सर्वे ने, तो ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। BRAP फुल फॉर्म लिखेंगे इसका, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। हिंदी में भी ये लिखेंगे, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। डेफिनेशन लिख लेंगे इसका छोटा सा, इंग्लिश में लिखेंगे, दिस इज अ प्लान दैट assess how states and union territories in India are reforming their business environment। हिंदी में लिखेंगे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, वही ब्राप, शॉर्ट में ब्राप, एक ऐसा कार्यक्रम है जो यह आंकलन करता है कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ब्रैकेट में यूटी लिख लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश अपने कारोबारी माहौल में किस तरह सुधार कर रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर का पूछ सकता है कि भाई, मतलब 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि ब्राप क्या है, व्हाट इज द ब्राप। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इंडिया का डोमेस्टिकली इंडस्ट्रियल ट्रेंड क्या चल रहा है, कि भाई हाँ ठीक है, हम अभी भी मतलब हमारा ग्रोथ इतना है, हमारे लीडिंग इंडस्ट्रीज एरिया है, एक ब्राप बोल के कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब इसी के अंडर इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ट्रेंड को चेंज करके सीधा कहाँ फोकस किया, हमारे की इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए प्रमुख उद्योग है उनकी क्या परफॉर्मेंस रही पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो उन्होंने डिस्कस किया। तो अगला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, आपका की इंडस्ट्रीज ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया, विकास के गति देने वाले प्रमुख उद्योग। या तो सीधा पार्ट 3 में लिख लेंगे, की इंडस्ट्री लिख लेंगे और प्रमुख उद्योग लिख लेंगे, बस हिंदी में, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। की इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्री यानी कि प्रमुख उद्योग, जो हमारे प्रमुख उद्योग हैं। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि हमारे कौन कौन से कोर इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया के कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, ये बताओ कितने हैं? 8। चलिए बताइए कौन कौन से हैं, एक एक करके बताएंगे। पहला बताइए, सीमेंट। सीमेंट है, ठीक है, चलिए सीमेंट है। और कोल, ठीक है, कोयला। ठीक है, स्टील, इस्पात। और क्या है? 8 है ना, अभी तो 3 हुए हैं, 5 बचे हैं, बताओ, सोचो। कोर इंडस्ट्रीज, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और क्रूड ऑयल के साथ क्या मिलता है नेचुरली? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ये कितना हो गया? 5 हो गया, अभी भी 3 बचे हैं। और कौन सा बच रहा है? ऊर्जा, ऊर्जा, और क्या? कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत। और 2, मतलब पता तो है 8 है, लेकिन ये नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, यानी कि रिफाइनरी उत्पाद। और आखिरी में कौन सा है? फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरक। हाँ, फर्टिलाइजर और मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? खाद। और ये क्या होता है? उर्वरक होता है। समझ रहे हो? खाद और उर्वरक में अंतर होता है। खाद क्या होता है? बेसिकली नेचुरल रहता है। उर्वरक क्या होता है? वो केमिकल इंड्यूस रहता है। समझ में आ रहे हो? अगर खेती किसानी करते होंगे तो इतना तो यह पता होगा कि खतू डालते भी हैं, और फिर क्या क्या डालते हैं? यूरिया यूरिया डालते हैं, वो सब फर्टिलाइजर में आते हैं। वो नेचुरली हम बनाते नहीं, वो केमिकल इंड्यूस रहते हैं। कीटनाशक ये सब किसमें? फर्टिलाइजर, उर्वरक में आते हैं। तो क्या? उर्वरक। उर्वरक। तो इन कोर इंडस्ट्रीज में जो हमारा इकोनॉमी सर्वे है, इसने केवल और केवल 3 इंडस्ट्रीज के बारे में बात की। बाकियों को इसने इग्नोर किया, पता नहीं क्यों किया, लेकिन इन्होंने सोचा कि 3 इंडस्ट्रीज के बारे में हम ज्यादा बात करें। और वो कौन कौन से थे? आपका सीमेंट, पहला तो सीमेंट, और दूसरा आपका स्टील। अरे स्टील का स्पेलिंग गलत लिखा, मैं डबल ही होना चाहिए। हाँ, स्टील, ठीक, स्टील के बारे में उन्होंने बात की, यानी कि इस्पात। और वहां पे रिफाइनरी और फर्टिलाइजर दोनों को मिला के एक और उन्होंने, मतलब दोनों को कंबाइंडली बात किया। यहाँ पे उन्होंने केमिकल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के बारे में बात किया। केमिकल और पेट्रोकेमिकल लिख लेंगे, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। हिंदी में जिसको रासायनिक, रासायनिक ही लिखेंगे, पेट्रोकेमिकल का इसमें नहीं दिया है।
पेट्रोकेमिकल, हाँ वही पेट्रोकेमिकल ही लिखेंगे हिंदी में भी, हिंदी में भी। पेट्रोकेमिकल बेसिकली क्या होता है, पेट्रोलियम से जो कुछ बने रहता है केमिकल्स, उनको पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो सीमेंट, स्टील और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बात किया है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। और केमिकल भी बेसिकली आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट से जनरेट होता है, रिफाइनरी और नेचुरल गैस से ही जनरेट होता है। ठीक, तो लिख लेंगे इनके बारे में उन्होंने कुछ डेटा दिया है, लिखेंगे कोर इंडस्ट्री लिखे, ये सारे लिख लिए। सीमेंट इंडस्ट्री लिखेंगे। इंडिया इज द, मतलब इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, 427 मिलियन टन्स। ठीक, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी हुई थी, ये डेटा बस लिखा, बाकी इन्होंने यहाँ डिस्कस किया है कि जो डोमेस्टिक डिमांड वो बढ़ी हुई थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इस बार सैंक्शन हुए थे, तो सीमेंट इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ा था। लेकिन चैलेंजेस भी इसमें उन्होंने लिखे, जैसे कि सीमेंट प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है और कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है। सीमेंट प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा क्या एनर्जी कंज्यूम भी होता है और कार्बन एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्या हैं, सीमेंट उत्पादक देश हैं। दूसरा है आपका केमिकल तो स्टील, इसमें भी लिखेंगे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। हाँ वही है और क्या। लिख लेंगे इसमें इंडिया ने कितने प्रोड्यूस किया था स्टील, अराउंड 125.32 125.35 मिलियन टन क्रूड स्टील, कच्चा जो स्टील रहता है ना, क्रूड स्टील। दो कंपैरिजन बता रहा हूँ, इंडिया का जो अभी हम बता रहा है, ठीक है। अब ये 2023 का डेटा में दिखा रहा है कि इंडिया ने 1,18,201 किलो टन प्रोड्यूस किया था 2023 में ना, और उसी कंपेरिजन 2023 में चाइना ने कितना प्रोड्यूस किया था, 10,32,790 किलो टन। कितना डिफरेंस है, हम 1,18,201 कर रहे हैं और वो 10 लाख कर रहा है, मतलब डिफरेंस है। तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्स भी तो होने चाहिए, हमारे उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी बात है कि हम सेकेंड प्रोड्यूसिंग है। ठीक, फाइनेंशियल 25 लिख लेंगे, 3.3% से स्टील प्रोडक्शन बढ़ा है। बढ़ा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में, ऑटो सेक्टर में स्टील की डिमांड बनी रही, मेंटेन थी। लेकिन अभी भी लिख लेंगे इंडिया इज रिमेन अ नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील, भारत अभी भी स्टील आयात करने वाला देश बना हुआ है।
ठीक। और गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, लिखेंगे टू प्रमोट इको फ्रेंडली स्टील प्रोडक्शन, इसमें भी वही कार्बन एमिशन होता है इसके प्रोडक्शन में, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पोज न्यू पॉलिसी, लिख लेंगे स्टील स्क्रैप रिसाइकल पॉलिसी, स्टील स्क्रैप रिसाइकल पॉलिसी, हिंदी में लिखेंगे वही है, इसमें भी स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति लिखा है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, ठीक है, क्या प्रमोट करने के लिए, वही स्टील को वापस से रिसाइकल यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने के लिए, जो मांग और आपूर्ति की उसके गैप को भरने के लिए वापस से जो स्टील हम यूज़ किए उसको वापस से रिसाइकल करके यूज़ करना चालू करो। मतलब कबाड़ में कितना स्टील जाता है, बहुत सारा स्टील जाता है, ठीक। ये था आपका कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज को हटाने के बाद उन्होंने कुछ कंज्यूमरेबल मतलब इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे हम उपभोक्ता वाले वस्तुएं ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो लिख लेंगे अगला टॉपिक इसी के अंदर ही लिख लेंगे, सब टॉपिक में ही लिख लेंगे, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, पूंजीगत व उपभोग वस्तुओं वाले उद्योग। कैपिटल एंड कैपिटल गुड क्या होता है, कोई बताएगा? गुड्स इंडस्ट्री, पूंजीगत, चलो कंज्यूमर तो समझ में आ रहा है कि हम अपने उपभोग के लिए होते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब क्या? मशीनरीज, मतलब वो गुड्स जिनसे फर्दर क्या हो, प्रोडक्शन हो, जो किस में यूज है, प्रोडक्शन के लिए। भाई जैसे मशीन क्या है, वो एक कैपिटल गुड है, गाड़ी क्या है, कैपिटल गुड है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वापस से, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे कैपिटल गुड सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं वाले क्षेत्र में क्या रहा वहां पर, इंडिया वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल गैप, लिख लेंगे ये पॉइंट लिख लेंगे, इंडिया डिपेंडेड ऑन इंपोर्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल गैप। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजी गैप, हिंदी में लिखेंगे औद्योगिक प्रौद्योगिक कमी के कारण उच्च आयात पर निर्भरता। यहाँ पे दो स्कीम्स के बारे में बात किया है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लिख लेंगे स्टार मार्क करके। पहला तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांसमेंट स्कीम, कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांसमेंट स्कीम, कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांसमेंट स्कीम, पीआईबी में लिखा रहा है सरकार ने भारतीय पूंजीगत क्षेत्र वस्तु बढ़ाने के लिए, ये लिख लेंगे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए योजना, ये तो बहुत ज्यादा वो लिख लिया। आप ये लिखिए, हिंदी में ये लिखिए भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र ही लिखना,
चरण 2 लिखना, ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना, बस प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना। अब ये इनिशिएटिव क्या बोलता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है कैपिटल गुड बढ़ाने का, वो अभी भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। भाई हमारे मतलब बस हमारे पास कंपोनेंट है नहीं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हमको और क्या चाहिए, सामान हमको चाहिए। तो हमारे पास वो गैप क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस इन्हेंसमेंट स्कीम है किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। भारी उद्योग का मंत्रालय, भारी उद्योग का मंत्रालय क्यों किया है, ताकि वो मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन कर सके किसको, कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रीज को, यानी कि पूंजीगत क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको मजबूत और आधुनिक बना सके। उसके बाद एक और स्कीम के बारे में बात किया है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 0.4, हिंदी में भी लिखेंगे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0, 4.0 वही 4.0। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0। इसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया, ये बोला गया है कि जो हमारे कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रीज हैं उनको एआई इंड्यूस किया जाए, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए ताकि वो क्या हो, डेवलप हो। तो इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे, प्रीलिम्स से ये भी पूछ सकते हैं 2 पॉइंट के लिए। ठीक, अगला जो है हमारा ऑटोमोबाइल्स, अगला कौन सा हो गया, ऑटोमोबाइल। हिंदी में भी ऑटोमोबाइल ही लिखते हैं, ऑटोमोबाइल लिखना, ऑटोमोबाइल मतलब कार वाला क्षेत्र, ऑटोमोबाइल्स। इंडिया की कोई सी ऑटोमोबाइल कंपनी है, कौन कौन सी, टाटा और मारुति और हाँ हाँ मारुति तो इंडिया का ही है, सुजुकी बाहर का जॉइंट वेंचर। वो गाड़ी नहीं देखे हो, किडनैप वाला गाड़ी, ओमनी, वो मारुति ही बनाता था, सुजुकी नहीं बनाता था, मारुति। हाँ महिंद्रा, महिंद्रा है, महिंद्रा थार। लेकिन हम रोड में देखते तो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या बाहर की कंपनियां ज़्यादा, जैसे किया हो गया, हुंडई हो गया, सुजुकी तो ठीक है समझ में आता है ना। बाइक में देखोगे तो होंडा हो गया, हीरो यही का है, हीरो यही का है, होंडा बाहर का है। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी बाहर के, यहाँ के इतना है नहीं। ठीक, और यहाँ क्या है, जयवाल लैंड रोवर। ठीक, रतन टाटा जी की जय। ठीक, इसमें लिखेंगे ऑटोमोबाइल में 12.5% ग्रोथ रेट इन डोमेस्टिक सेल्स, घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। किसमें, फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल 24 12.5%। इनका रिपोर्ट ना मतलब क्या करता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज़्यादातर ना रिपोर्ट्स कब आता है, वही अप्रैल से पहले आएंगे,
मार्च के एंडिंग को फाइनेंशियल, क्योंकि देखना अब देखना मार्च आएगा ना तो इनका गाड़ी के प्राइस ऐसे कम होंगे फटाफट, इनको क्या है स्टॉक क्लियरेंस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर करना है, तो उस टाइम इसलिए इनका रिपोर्ट एकदम एक साल पीछे चलता है, जनरली इनका एक साल पीछे चलता है। देखना ना अभी अभी आप फरवरी मार्च अभी देखना बहुत सारे बाइक वाइक कार वार जिनको स्टॉक क्लियर करना है उसका प्राइस कम हो जाता है, इसलिए ये 2024 फाइनेंशियल ईयर इस साल देखना, इस साल कम आएगा, इस साल नहीं बढ़ेगा, इस साल नहीं बढ़ेगा, इस साल डाउन। वो तो न्यूज़ में भी आया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है, जनरली डाउन है। बट ईवी कंपेयर टू जो ईवी है वो क्या बूस्ट किया है, ईवी सेक्टर के जो गाड़ियां हैं वो उसने बूस्ट किया, क्यों? क्योंकि PLI यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो स्कीम्स थे उनके कारण क्या हुआ, ईवी सेक्टर के जो ऑटोमोबाइल्स है वो ग्रो किए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदी में लिखेंगे विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत उपकरण। प्रोडक्शन बढ़ा इस साल, बढ़ा उत्पादन बढ़ा लगभग 99%। जो स्मार्टफोन है 99% स्मार्टफोन है अब वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होता है, घरेलू स्तर पर क्या होता है उत्पादित होता है। देखो मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया अभी मैं कल देखो 99% हो रहा है इंडिया में, लेकिन कंपोनेंट हम बाहर से ही मंगा रहे हैं, स्टिल वी आर इंपोर्टिंग द कंपोनेंट, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स ये सब कहाँ बाहर से मंगा रहा है, लेकिन प्रोड्यूस यहीं हो रहा है, हम ला के बस असेंबल करके उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब लगभग 99% स्मार्टफोन है ना वो आज की डेट में इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है। वही PLI स्कीम्स के तहत इन लोगों को बूस्ट मिला। चैलेंज क्या है, क्या चुनौतियां रही? जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है और जो चिप के डिजाइन है उनकी उपस्थिति अभी भी कम है। किनकी? सेमीकंडक्टर और चिप्स, लो प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड चिप्स। उसके बाद टेक्सटाइल्स लिखेंगे, टेक्सटाइल्स हिंदी में वही कपड़ा वस्त्र। इंडिया बिकम 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। भारत 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, किसके क्षेत्र में? वस्त्र के क्षेत्र में। फार्मास्यूटिकल्स अगला लिख लेंगे, फार्मास्यूटिकल्स हिंदी में लिखेंगे दवाइयां या फिर औषधि। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, तीसरे सबसे बड़े उत्पादित देश हैं हम। लेकिन चैलेंज क्या है अभी भी हमारे यहाँ, मतलब इस साल इस पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पे, जीन थेरेपी पे बढ़ा तो है, बट क्या है चैलेंज कि अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत लो है। अभी भी हम बहुत सारे केमिकल्स जो है वो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक API। हिंदी API को फुल फॉर्म लिख लेंगे, वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन द API, फुल फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हिंदी वाले में लिखेंगे API का तात्पर्य क्या है? सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, जो दवाई बनाने के लिए लगता है, उसके लिए हम अभी भी हाईली क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये एक चुनौती है। क्लियर?
अगला लिख लेंगे। अगला पार्ट जो है, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन का ट्रेंड क्या रहा, जो अनुसंधान और नवाचार का की प्रवृत्तियां क्या रही इंडस्ट्रीज को लेके। लिख लेंगे, इंडिया रैंक्स 6th ग्लोबली इन पेटेंट फाइलिंग। पेटेंट दाखिल करने में भारत विश्व के 6ठे स्थान पर है। पेटेंट मतलब समझते हैं आप, जब आप कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ नया आप डेवलप करते हैं या नया रिसर्च करते हैं, तो उसको आप अपने नाम पे पेटेंट करते हैं। तो इंडिया रैंक्स 6th ग्लोबली इन पेटेंट फाइलिंग। ये किस कारण से हो चुका हुआ है, क्योंकि जो हमारा आईपी इकोसिस्टम मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इकोसिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है। किसके कारण, जो फास्टर पेटेंट अप्रूवल और रिड्यूस्ड कंप्लायंस, मतलब अब जब कोई पेटेंट करा जाता है तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं करते, जल्दी हो जाता है, वो इकोसिस्टम इम्प्रूव हुआ, इसीलिए हम वहाँ पे हैं। लिख लेंगे, जीडीपी का हम 0.64%, 0.64% ऑफ जीडीपी वी आर स्पेंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान एंड विकास में 0.64% सकल घरेलू उत्पाद का हम व्यय करते हैं। किस पर, अनुसंधान एवं विकास पर। हाँ, जो चाइना, यूएसए, कोरिया से अभी भी कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसका डेटा दिया है, नहीं दिया है। लोग तो अपने जीडीपी का बहुत ज्यादा हिस्सा लोग अभी भी वो करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक, एक और लिख लेंगे, गवर्नमेंट रिसर्च डेवलपमेंट इज मोर देन प्राइवेट रिसर्च डेवलपमेंट। सरकारी अनुसंधान एवं विकास निजी अनुसंधान एवं विकास से ज्यादा है। मतलब ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट रिसर्च कर रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा है। प्राइवेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों ऐसा, वही पीएलआई इंसेंटिव मिलता है इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा एक लिख लेंगे यहाँ पे स्टार मार्क करके, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है इंडस्ट्रियल रिसर्च को। ठीक है, एमएसएमई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख लेंगे। एमएसएम, अब अगला पार्ट लिखेंगे, एमएसएमई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, अगला पार्ट एमएसएमई पॉइंट वाइज देखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, पॉइंट पॉइंट लिखना। एमएसएमई एम्प्लॉय फॉर, एमएसएमई जो निम्न स्तर के जो उद्योग हैं वो अभी भी 23.24 करोड़ लोगों क्या करा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। एमएसएमई एम्प्लॉय 23.24 करोड़ पीपल। उद्यम पोर्टल स्टार मार्क करके लिख लेंगे, उद्यम पोर्टल सिंप्लीफाइड द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई पंजीकरण को सरल बनाया किसने, उद्यम पोर्टल ने। क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि ऋण गारंटी योजना का विस्तारित किया गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसमें 5 करोड़ तक का लिमिट बढ़ा दिया गया, 5 करोड़ तक की सीमा। और एमएसएमई में कॉर्पस कितना रखा गया है, मतलब कितना कोष दिया गया है, 9,000 करोड़ का। 9,000 करोड़। सोच रहा हूँ मैं भी एक एमएसएमई खोल लो, 9,000 करोड़ में कुछ तो पैसे मिल जाएंगे।
यहाँ पे TREDS डिजिटल फॉर्म, TREDS ऐसे लिखेंगे, TREDS डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके बारे में डिस्कस किया गया। ये क्या है? ये इंश्योर करता है एमएसएमई का टाइमली पेमेंट होने के, मतलब समय पे सुनिश्चित करता है क्या, समय से भुगतान। बस ये क्या है आपका। इसके आखिरी में हमारे इसी में बीच में इकोनॉमी सर्वे ने तमिलनाडु का एक केस स्टडी दिया, तमिलनाडु का केस स्टडी दिया। उसने बताया कि तमिलनाडु एक टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट है। उसने रीज़न दिए कि पहला तो उनके जो बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और जो सरकार है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती है। जो निवेशक के साथ क्या है, अच्छे से वो पॉलिसी बनाती है कि निवेशक क्या है, सुचारू रूप से कर सके, निवेश कर सके। और तीसरा उन्होंने एक रीज़न दिया कि वो इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं क्योंकि वहाँ हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है, उच्च कुशल के कार्यबल वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो इस केस स्टडी से ये बताना चाह रहा था कि अगर दूसरे राज्यों को अगर अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखना है, अगर इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, तो पहला तो उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना पड़ेगा, और उनको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो ताकि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश ज़्यादा आ सके। और तीसरी बात कि आपको अपने लेबर फोर्स को, जो आपका श्रम बल है, उसको उन इंडस्ट्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा, वैसा तैयार करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वही बोले थे कि स्किल्ड लेबर है नहीं, तो वही है, नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे यहाँ वैसे। ठीक है, इसीलिए आईटीआई में, रूरल एरिया में आईटीआई, यही अटल इनोवेशन मिशन, इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब क्या लोकली ट्रेन करने के लिए। इंडस्ट्री तो आ जाएगी लेकिन लोगों से स्किल नहीं रहेंगे तो क्या मतलब। अब थोड़ी ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लड़का आके यहाँ पे वायरिंग बिछाएगा। सही बात है ना। मेरा एक दोस्त, हम लोग वो इलेक्ट्रिक एनआईटी से पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही कर रहा था, तो मेरा कूलर खराब हो गया था। तो उसको बोला भाई कूलर खराब हो गया, तो मेरे को क्या पता, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे, बनाना। फिर वो बनाया भी था, वो बोला कि सिंपल चीज़ है भाई, इसको ऐसे प्लस माइनस, मेरे को नहीं समझ आता भाई तू कर। लेकिन वही हमको कुशल बनाना पड़ेगा लोगों को इन सारे चीज़ों के लिए। ठीक, तो ये आपका क्या था, कौन सा इंडस्ट्री, मतलब ये चैप्टर कौन सा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक? टाइम कितना बचा है, आधा घंटा बचा है, कवर कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हो जाएंगे। तो अगला जो चैप्टर इसने बोलता है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 इज फिनिश्ड, खत्म हो गया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 इज डिस्कसिंग ऑल अबाउट द सर्विस सेक्टर, सेवा के क्षेत्र में। लिख लेंगे चैप्टर नंबर 8 सर्विस सेक्टर। न्यू चैलेंज फॉर ओल्ड वॉर हॉर्स लिखा है, मतलब चैप्टर का नाम उन्होंने दिया है न्यू चैलेंज फॉर ओल्ड वॉर हॉर्स, मतलब पुराने लड़ाई घोड़े के लिए नया चुनौती। वाह। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 सर्विस सेक्टर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द, वही घोड़ा वोड़ा नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक, कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन से अवसर हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाई सर्विस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई क्यों सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट है। आज के मॉडर्न डे में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ क्यों है सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, और
और बताइए। इसमें कुछ डेटा दिया है कि सर्विस सेक्टर इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो डेटा लिखते जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इंपॉर्टेंस। भैया आपको तो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बताना था कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। ठीक, लिख लेंगे सर्विस सेक्टर, लिखते जाएंगे इंपॉर्टेंस में। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 55% ऑफ इंडियाज जीवीए, 55% भारत के जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र का योगदान है। 55%, कितना? 55% जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग जीडीपी, जीवीए, समझ लेना, अभी नहीं बताऊंगा, पढ़ के आना। हम क्यों जीवीए क्यों कैलकुलेट करते हैं, याद करो जीडीपी पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम पूरा पढ़ने के बाद फिर जीवीए डिस्कस किया होंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो वो ठीक है। सबसे ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग सेक्टर है आफ्टर द पेंडेमिक, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र आफ्टर द पेंडेमिक। महामारी के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्विस सेक्टर। और अराउंड 30% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तीस प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है? केटर करता है। वर्कफोर्स यहीं से आता है। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि हम ट्रेड डेफिसिट में तो हैं लेकिन बहुत कम है। क्यों? अब ये बताओ, मैंने क्या बोला था? मर्चेंडाइज, हम सामान का जो निर्यात करते हैं वो आयात से क्या है? बहुत कम है, ट्रेड डेफिसिट में है। बट वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने में मैंने क्या बताया था कि हम सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ना। नाउ द सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट यानी कि सेवाओं का निर्यात ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो? सर्विस सेक्टर इज हेल्पिंग अस टू डिक्रीज द ट्रेड डेफिसिट विच वाज, हाँ 7 लार्जेस्ट, वो तो है डेटा में तो लिखे हैं हम लोग 7 लार्जेस्ट। ठीक, एक्सपोर्ट। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये पहला, इसको पार्ट 1 कर लीजिएगा। पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8, पार्ट 1, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, चीजें यहां पे डिस्कस कर लिए। पार्ट 2, परफॉर्मेंस। हिंदी में इसका प्रदर्शन कैसा रहा, लिख लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-25 पोस्ट पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद सर्विस सेक्टर ग्रो किया है 8.3% के रेट से ग्रो किया है। किसके बीच? फाइनेंशियल ईयर 23, बिटवीन फाइनेंशियल 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 25। पेंडेमिक से पहले 8% से बढ़ रहा था, अभी 8.3% से बढ़ रहा है ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे, किस परसेंट से ग्रो कर रहा था? 6.2, तो कंपैरेटिवली ये तो ज्यादा है 8.3। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब यहां पे थोड़ा सा आपके लिए फैक्चुअल चीजें यहां पे बताता हूं। सर्विस सेक्टर को हम डिवाइड करते हैं। सर्विस सेक्टर कितने प्रकार के सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कितने प्रकार के सर्विसेज होते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं?
पहला लिखा है इन्होंने ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आपका व्यापार, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, और आपका हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना। इसमें तो अतिथि सत्कार दे रहा, आतिथ्य लिख लेंगे, आतिथ्य। अरे हाँ, हॉस्पिटैलिटी मतलब अगर इकोनॉमिक टर्म में बोले, हाँ यार हॉस्पिटैलिटी तो बस मेरे को समझ में आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें बोलता है लुकिंग आफ्टर गेस्ट एंड बीइंग फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टुवर्ड्स देम, वही है। हाँ, होटल, टूरिज्म, आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो कितने टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, वो आपके हॉस्पिटैलिटी बन जाती है ना। वही पधारो सा, है ना, छत्तीसगढ़ में तुम उनके स्वागत है, जय जोहार जय छत्तीसगढ़, तो वो हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। ठीक, ये क्या है आपका अर्बन एम्प्लॉयमेंट का क्या है, बैकबोन है। क्या है आपका अर्बन एम्प्लॉयमेंट का बैकबोन है, यानी कि शहरी क्षेत्र के क्या रोजगार का क्या है, बैकबोन बना हुआ है। रीढ़ की हड्डी मत लिख लीजिएगा। शहरी रोजगार प्रदान कराते हैं ना। ठीक, और क्या हो और कौन सा सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं आपका, अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो फिनटेक लिखा है, हिंदी में भी लिखेंगे फिनटेक। फिनटेक अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हिंदी में लिखेंगे वित्तीय तकनीकी। टेक्नोलॉजी में तकनीकी होता है ना, वित्तीय तकनीकी। ये अभी बूम कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, हाईली ग्रो कर रहा है। कौन सा आपका फिनटेक, फिनटेक में बहुत सारा, सही रियली ये बहुत सारा ग्रो कर रहा है। इसमें एग्जांपल में क्या क्या हमारे पास, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, फिनटेक है। आप पॉप यूपीआई यूज करते होंगे, वही फिनटेक है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सब क्या है, फिनटेक है। ग्रो ऐप पे अगर इन्वेस्ट करते होंगे वो भी फिनटेक है। ड्रीम 11, नहीं 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 नहीं, कोई स्पॉन्सर लेक्चर नहीं चल रहे यहाँ पे। ठीक है, वो क्या थोड़ा इधर उधर चले जाता हूँ, अभी आईपीएल आ रहा है ना। ठीक, उसके बाद आपका आईटी एंड टेलीकॉम। आईटी एंड टेलीकॉम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी एंड टेलीकॉम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, यही होगा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में लिखेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी। टेलीकॉम ये ग्लोबली लीड कर रहे हैं, ग्लोबली इनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कुछ आईटी और टेलीकॉम के सेक्टर के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा लीड कर रही है, ग्लोबली बहुत ज्यादा मजबूत है। एग्जांपल में कौन कौन से, आपका टाटा का टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये क्या ग्लोबली क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। उसके बाद
और एक सेक्टर है इसमें बात के सर्विस में आपका रियल इस्टेट एंड प्रोफेशनल्स। रियल इस्टेट मतलब समझते ही होंगे, जो आपके अर्बन कंस्ट्रक्शन, अर्बन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा सहायतमंद होते हैं। तो लिख लेंगे, कंट्रीब्यूशन में लिख लेंगे रियल इस्टेट ही लिखेंगे हिंदी में, और व्यावसायिक सेवा में लिखेंगे वही व्यावसायिक, प्रोफेशनल्स में व्यावसायिक सेवाएं। शहरी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमीज। और आपकी मेहनत रही और भगवान की कृपा रही तो आखिरी सेवा आप भी प्रदान कर सकते हैं, जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक सेवा। जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या तो दिया जाता है, जैसे कौन कौन सी सेवा दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सेवा मिलती है, वही काम तो करना है, जाना है। हाँ, पीडीएस, अरे डिफेंस, डिफेंस इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, रक्षा। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, डिफेंस लिख लेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक लिख लेंगे। जितने भी रोड है, रेलवे है, सब क्या है, सरकार के द्वारा सेवाएं तो प्रदान की जा रही है। चलो आपके हिसाब से ये बताइए, ये समझ में आएगा, आपके हिसाब से ये बताइए कि इनमें से कौन सा सब सेक्टर है सर्विस का जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये वाला, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसके लिए आपको स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। इसके लिए भी आपको नॉलेज स्किल चाहिए। रियल इस्टेट का ठीक है उतना नहीं है, पब्लिक में तो पेपर देना पड़ेगा भैया, इसमें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें क्या है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। समझ में आ गया। अगला पार्ट लिखेंगे, इंडियाज रोल। ये कौन सा था पार्ट, कौन सा था ये, पार्ट 2 था। पार्ट 3 में लिखेंगे इंडियाज रोल इन ग्लोबल सर्विस सेक्टर, वैश्विक सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान। इंडियाज रोल इन ग्लोबल सर्विस सेक्टर यानी कि वैश्विक सर्विस सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान। ठीक, इंडिया ग्लोबल पोजीशन लिख लेंगे। इंडियाज पोजीशन कौन से नंबर, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। ठीक, टोटल ग्लोबल शेयर में कितना है, 4.3%। ग्लोबल शेयर, लेकिन ये अभी भी किनसे कम है, बाकी चाइना से ठीक है। जहां सबसे ज्यादा किसका योगदान है सर्विस सेक्टर में, यूएसए का
13%, फिर यूनाइटेड किंगडम का 7.4%, फिर जर्मनी का 5.5%। मतलब ठीक ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लें फिर भी। लीडिंग है यूएसए है, इसका 13% है। की ग्रोथ एरियाज कौन कौन से रहे हैं? एक तो पहला आपका आईटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, और उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि व्यवसाय परामर्श, और फाइनेंशियल सर्विसेज। बिजनेस कंसल्टेंट और आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि आईटी और आपका व्यापार संबंधित जो परामर्श है वो, और आपका वित्तीय सेवाएं, हमने ये ज़्यादा है, ये की सेक्टर हैं सर्विस सेक्टर के जो ग्लोबली आपके प्रेजेंस है। ठीक, अब स्ट्रेंथ क्या है हमारा सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में? कौन कौन सा स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ में लिख लेंगे, ताकत में लिख लेंगे। पहला लिखेंगे कि आईटी सर्विसेज में हम ग्लोबली आईटी सर्विसेज में 54%, 54% आईटी सर्विसेज हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स लिखेंगे, आउटसोर्स। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है, कोई बता पाएगा? आउटसोर्सिंग, ठीक है, भेजना मतलब क्या? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आउटसोर्सिंग क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मेरा बिजनेस है, कि मैं वहीं पे देख रहा हूं कि आप मेरे लिए, जैसे कि मैंने मान के चलो, जैसे मेरा बिजनेस है तो मैंने अपने काम को आपको दिया कि आप कम रेट में करें, तो एक कंपनी थर्ड पार्टी को अपना काम देता है, थर्ड पार्टी को, समझ रहे हो? थर्ड पार्टी को अपना काम देता है और वो उसके बदले में काम करके देता है, तो वो क्या होता है? आउटसोर्सिंग। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे फूल विक्रेता हूँ, मेरा एक बड़ा सा कंपनी है एफएनपी करके, ठीक है, एफएनपी करके कंपनी है, तो मेरे पास कोई आके बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए? फूल चाहिए। अभी चला गया वैलेंटाइन वीक, तो गुलाब का गुलदस्ता चाहिए, तो बोला ठीक है मैं आपको गुलाब का गुलदस्ता दिलाऊंगा। तो मैंने किसी और विक्रेता को फोन लगाया और वो विक्रेता ने गुलाब का गुलदस्ता बना के वो किसके पास पहुंचाया? कंज्यूमर के पास। तो मैंने क्या किया? वो गुलाब को आउटसोर्स करवाया, मैंने अपने तरफ से नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता था कि वो सस्ते में देगा, तो उससे आउटसोर्सिंग कराया। यही करते हैं कौन? विदेशी कंपनियां इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ चीप लेबर कॉस्ट है। कॉल सेंटर्स का नाम सुना है? कॉल सेंटर्स क्या है, समझ में आ गया? तो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे क्या करता है? आउटसोर्सिंग करता है। तो यहाँ से कॉल सेंटर्स में क्या, हम इंडिया वाले लोगों को कॉल नहीं लगाते, हम विदेशी वालों को कॉल लगाते हैं। हाँ, गुड इवनिंग मैम, चालू कर देंगे। देयर इज अ वायरस इन योर विंडोज, यू हैव टू टेक केयर इट। फिर इसके चलते स्कैम भी होने लगे। समझ में आ रहा है? तो ये आउटसोर्सिंग ये होता है, ठीक। जैसे कॉल सेंटर्स, लीगल सर्विसेज, ये समझ में आ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने क्या किया? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फिनटेक, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज में, ग्लोबली। चलिए आप एक बात बताइए कि ठीक है ग्लोबल फर्म्स जो है, मैंने बोला आउटसोर्स बोला, तो वो इंडिया में आउटसोर्स जनरली क्यों करवाते हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? चलो तो पहला एक तो चीप लेबर है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मान के चले, और क्या हो सकता है? हाँ, तो इसीलिए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है क्या?
नहीं सही बोल रहा है कि पढ़े लिखे पर स्किल्ड वर्कफोर्स है, क्योंकि देखो जनरली यहाँ पे हर एक पर्सन कंप्यूटर तो चलाना जानता है जनरली। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि इंग्लिश जो है, हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी हमारे यहाँ ज़्यादा है, हाँ कि ना। जर्मन नहीं बोलेगा इंग्लिश ज़्यादा, बोलेगा मैं अपने जर्मन में खुश हूँ, मतलब अपने डच लैंग्वेज में खुश हूँ। फ्रेंच पर्सन ही बोलेगा कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, मैं इटालियन बोलेगा मैं इटालियन, पुर्तगीज वो करेगा, है ना। लेकिन इंडियंस हिंदी, अरे भैया गुपचुप देना, भैया गुपचुप देना। इसीलिए तो मेरे को लगता है, हम कभी कभी लगता है कि हम कॉलोनी बने, हमने अपने खुद को ही अपने मातृभाषा को नहीं समझे। ठीक है, संस्कृत पढ़ते हिंदी पढ़ते तो काहे को बाहर के लोग। स्टिल ये अभी भी एक बेंचमार्क बना हुआ है सोशल इंडिकेटर में कि इंग्लिश है तो सब कुछ है। ठीक, आप भी एग्जाम दिला रहे हिंदी में, इंग्लिश में नहीं दिला रहे, हिंदी में दिलाएंगे नहीं। इंग्लिश को एक मापदंड बना के रख लिया गया। मैं रिसेंटली जहाँ काम करता था जिस स्कूल में, वहाँ पे मतलब हिंदी में आप बात भी नहीं कर सकते, हिंदी में बात करने से 500 रुपये फाइन टीचर्स को। बच्चों को चमकाना भी इंग्लिश पड़ा था, वो एक बहुत बड़ा टास्क, बच्चों को इंग्लिश में चमकाओ। मैं सोचता था माइंड में कि कौन सा वर्ड बोलूं। यू नेक्स्ट टाइम नहीं, सिट डाउन। इंग्लिश मापदंड है, ठीक है। तो वो एक इंग्लिश की प्रोफेंसी हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए भी जो फॉरेन की कंपनीज है वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं इंडिया को। नॉट ओनली इंडिया, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, कंट्रीज को क्या करते हैं, ज़्यादा इन लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। ये क्या था आपका, इंडिया का रोल था ग्लोबल सेक्टर में। अगला पार्ट जो बोलता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, लिखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज। सेवाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज। कौन सा पार्ट, पार्ट 4, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज। सेवाओं में प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका है, लिख लेंगे। पहला पॉइंट डाल लेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सर्विसेज, सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन। क्या सर्विसेज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्या लगता है आपको, तकनीकी परिवर्तन आया है, कैसे? ठीक, और इसमें इन्होंने डिस्कस किया एआई ऑटोमेशन का, एआई एंड ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन, जहां पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है एसबीआई के चैट बॉक्स का। चैट बॉक्स मतलब समझते हैं, चैट बॉक्स में समझते हैं, वो ऐसा नहीं कि चैट करने वाला नहीं। आप जैसे किसी साइट को खोलेंगे, किसी कंपनी का चैट बॉक्स है, तो उसमें आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो तुरंत आंसर देगा। जो एफएक्यू रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो पहले से लोडेड रहते हैं, आपके हिसाब से भी क्या करना पड़ेगा, हमसे तो ऑटोमेशन देगा। तो इसमें एसबीआई के चैट बॉक्स के बारे में उन्होंने बात किया, जिसका नाम है सिया, SIA, सिया। इसको स्टार मार्क कर लेंगे, एसबीआई का चैट बॉक्स कौन सा, सिया। तो ये सिया क्या करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है, आपके क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि वही बनाया था ना क्रेडिट वर्दीनेस में, वो डॉक्यूमेंट चेक करने में, ये सारी चीजों में कौन अपने क्या करता है, आपका सिया, एसबीआई का। उन्होंने एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल दिया, ठीक है, लिख लो।
मेडिकल के फील्ड में भी एआई का हेल्प चल रहा है। एआई से क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, लोग उन लोगों को हायर कर रहे हैं जो एआई इंड्यूस्ड है, उन लोगों की नौकरी जल्दी लग रही है जो एआई से क्या है, फेमिलियर है। क्लियर है? तो एआई सर्विस सेक्टर में, देखो सर्विस सेक्टर में वही बता रहा ना कि आजकल आप देखते होगे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम में भी वो ऐड आता होगा, है ना। बहुत सारे इवन यूट्यूबर्स भी प्रमोट करते हैं कि भाई आज के आने वाले समय अब एआई का होने वाला है। ये नहीं बोल रहे कि एआई नौकरी खा जाएगा, वो नौकरी पाएंगे जिनको एआई के बारे में नॉलेज है। तो बेसिकली आप एआई कहाँ यूज़ कर सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग में, कोयले खदान में एआई तो नहीं लगाओगे कोयले खदान में एआई तो नहीं लगाओगे। एआई जनरली कहाँ यूज़ होगा? आपका सर्विस में, क्योंकि ये डिजिटल वो में सर्विसेज में। समझ में आ रहा है आपको? तो एआई इंड्यूस्ड हायरिंग, एआई जो जिससे जो फैमिलियर है उनकी हायरिंग होने लगी है। एआई यूज करने लगा बैंकिंग सिस्टम में भी और मेडिकल में भी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक। डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक हिंदी में भी लिखेंगे, डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक। डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक क्या हुआ भाई? डिजिटल बैंकिंग फिनटेक बढ़ रहा है, मोबाइल बैंकिंग हम यूज कर रहे हैं, लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। नियो बैंक जैसा कॉन्सेप्ट लिख लेंगे ब्रैकेट में, नियो बैंक ना, नियो बैंक, NEO, नियो बैंक। हिंदी में भी नियो बैंक ही लिखेंगे, न्यू नहीं, नियो, नियो बैंक, उसको स्टार मार्क कर लेंगे। ई कॉमर्स एक्सपेंशन, इन्हें बात है ई कॉमर्स एक्सपेंशन, यानी कि ई कॉमर्स क्षेत्र का क्या हुआ, विस्तारीकरण हुआ। ई कॉमर्स विस्तार लिख लेंगे। ई कॉमर्स का भी विस्तार हुआ है टेक्नोलॉजी के चलते, हाँ कि ना? एग्जाम्पल अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जोमैटो, मीशो मीशो तो हरियाणा है। तो ये सारी चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी का क्या हुए, एक्सपैंड होने लगी है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना इकोनॉमी सर्वे ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात करता है, ठीक है। हाँ, सिया का फुल फॉर्म है आपका SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट, SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट, यहाँ पे नीचे में दिया है SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट। हाँ हाँ, वही इसी में आ जाएगा ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, स्वचालन की तरफ जा रहे हैं। कार भी अब स्वचालित हो गई ना, तो ऑटोमेशन में ही आएगा। ई कॉमर्स एक्सपेंशन में गवर्नमेंट ने एक चीज यहाँ पर डिस्कस किया है कि जैसे हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्या ये सब तो क्या बाहर की कंपनी है, लेकिन जैसे हमारा लोकल सेलर्स है, जो लोकल सेलर्स है, गोल बाजार में कोई दुकान होगा तो उससे हम कैसे जुड़े? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसका उन्होंने नाम दिया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ये स्टार मार्क कर लेंगे ना, ONDC, ये भी इंपॉर्टेंट है, ONDC। हिंदी में लिखेंगे डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, ONDC।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क हिंदी में लिखेंगे थोड़ा सा इसमें। ONDC is initiative aiming at promoting open network for all aspects of exchange of goods and services over digital or electronic network, over digital and इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। हिंदी में लिखेंगे ONDC एक पहल है जिसका लक्ष्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। टाइम हो गया। इसमें तो भी बहुत कुछ बचा है। एक काम करते हैं, यहीं तक आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में से वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूशन इसका रहेगा। ठीक है, इसी चैप्टर का कंटिन्यूशन रहेगा। ठीक है, ONDC के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो ONDC वही है, गवर्नमेंट के द्वारा ओपन नेटवर्क ई कॉमर्स प्रोवाइड किया जाएगा। किसके प्रमोट्स के लिए? स्मॉल बिजनेस और MSME, जो छोटे और स्मॉल बिजनेस है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन पे कम हो जाए। ठीक, इससे क्या लोकल लेवल पे ही क्या होगा, बेनिफिट होगा, हाँ कि ना। तो ये ONDC। इसके बाद और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका सर्विस बैकबोन, ये अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में सर्विसेज ने कैसे हेल्प किया है, और उसके बाद रहेगा चैलेंजेस क्या क्या हैं इस सेक्टर के, और स्टेट वाइज परफॉर्मेंस क्या है, और क्या क्या सजेशन दिए हैं इकोनॉमी सर्वे ने। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक, जल्दी कवर हो जाएगा और 2-3 क्लास में पूरा इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आज चैप्टर नंबर 8 है, फिर 9, 10, 9 थोड़ा सा खींचाएगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर का चैप्टर बहुत बड़ा है।